नॉवल लिटिल वुमन। राइटर लुइजा मे ऑलकॉट। बाब पंजम। उन्वान पड़ोसी बनना। चैप्टर 5। जो, अब तुम क्या करने वाली हो? मैग ने बर्फानी दोपहर में हैरानी से पूछा जब जो धड़-धड़ करती हुई हॉल में दाखिल हुई। पाँव में रबड़ के बूट थे, पुराना सा बोरा ओढ़ रखा था, सर पर टोपी जमी हुई थी, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में बेलचा थामे खड़ी थी। मैं बाहर जा रही हूँ, जरा वर्जिश करूंगी, जो ने आंखों में शरारत की चमक के साथ जवाब दिया। सुबह की 2 लंबी चहलकदमी काफी नहीं थी। बाहर सर्दी और उदासी छाई है। मेरा मशवरा है कि तुम भी आग के पास आकर बैठ जाओ और आराम करो, जैसे मैं बैठी हूँ, मैग ने कांपते हुए कहा। मशवरे सुनने के लिए मैं पैदा नहीं हुई। मैं सारा दिन एक जगह बैठी नहीं रह सकती, और मैं चूंकि बिल्ली नहीं हूँ, इसलिए आग के पास बैठकर ऊँघना भी नहीं पसंद। मुझे मुहिम जोई चाहिए, और मैं अभी कुछ न कुछ ढूंढ कर रहूंगी। मैग ने कंधे उचकाए और वापस जाकर पांव तापने लगी और इवान हो पड़ने में मसरूफ हो गई। जो ने पूरे जोर शोर से रास्ते साफ करना शुरू किए। बर्फ हल्की थी और जो ने जल्द ही झाड़ू से पूरे बाग में एक खूबसूरत रास्ता बना दिया, ताकि जब सूरज निकले तो बेथ वहां टहल सके और उसकी बीमार गुड़िया ताज़ा हवा ले सके। ये बाग माच घराने के घर को मिस्टर लॉरेंस के घर से जुदा करता था। दोनों घर शहर के एक पुरअमन नवाह में थे, जहां फिजा अब भी देही थी। दरख्तों के झुंड, सब्जाजार, बड़े बड़े बाग और पुरसुकून गलियां। एक नीची बाड़ दोनों घरों को अलग करती थी। एक तरफ पुराना भूरा सा मकान था, जो सर्दियों में कुछ सुनसान और खाली खाली सा लगता था, क्योंकि बेलें जो गर्मियों में दीवारों को ढांक लेती थी, अब सूख चुकी थीं, और फूर जो घर को घेरे रखते थे, अब गायब थे। दूसरी तरफ एक शानदार पत्थरीली हवेली थी, जो देखने में किसी महल से कम न थी। साफ सुथरी जमीन, बड़ा सा अस्तबल, खूबसूरत शीश महल और कीमती पर्दों के पीछे झलकते दिलकश सामान। लेकिन इस मकान में एक सुनसान सी उदासी बसी हुई थी। लॉन में कभी कोई बच्चा खेलता नजर नहीं आता था। खिड़कियों पर कभी किसी माँ का प्यार भरा चेहरा नहीं दिखाई देता था, और अंदर बाहर आते जाते लोग भी कम ही होते, बस बूढ़े साहब और उनका पोता। जो के चंचल तबीयत को ये आलीशान मकान हमेशा किसी जादुई महल जैसा लगता, जो खजानों और न्यामतों से भरा हो, लेकिन कोई उनसे लुत्फ ना उठा रहा हो। जो मुद्दत से वहाँ की छिपी हुई अजीबोगरीब चीज़ें देखने की ख्वाहिशमंद थी, और लॉरेंस लड़के को जानना चाहती थी, जो उसे लगता कि शायद दोस्त बनना चाहता है मगर बात करने का तरीका नहीं जानता। पार्टी के बाद तो जो की ये ख्वाहिश और भी बढ़ गई थी। उसने कई मंसूबे बनाए कि किस तरह उससे दोस्ती की जाए, मगर वो कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा था। जो को लगा शायद वो कहीं चला गया है, जब उसने एक दिन ऊपर की खिड़की में एक भूरा सा चेहरा देखा, जो हसरत से उनके बाग की तरफ देख रहा था, जहां बेथ और एमी बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रही थीं। ये लड़का तो वाकई दोस्तों और खेलकूद को तरस रहा है, जो ने दिल में कहा। इसके दादा को पता नहीं कि इसके लिए क्या बेहतर है, इसीलिए इसे अकेला छोड़ रखा है। इसके पास कुछ खुशमिजाज दोस्त होने चाहिए, या कम से कम कोई जिंदा दिल साथी। मेरा दिल तो चाहता है मैं अब भी सीधी वहां जाकर बूढ़े साहब को जाकर ये बात कहूं। ये ख्याल जो को बहुत भाया। वो हमेशा कुछ नया और दिलेराना करने की शौकीन थी, और अपनी अजीब हरकतों से मैग को हैरान परेशान कर देती थी। उधर जाने का मंसूबा वो भूली नहीं थी। जब बर्फानी दोपहर आई तो जो ने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब देखती हूँ क्या हो सकता है। उसने मिस्टर लॉरेंस को गाड़ी में जाते देखा और फौरन बाहर निकली, बर्फ हटाती हुई बाड़ तक पहुंची। वहां रुककर जरा जायजा लिया। हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। नीची खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे, नौकर चाकर कहीं दिखाई न दे रहे थे, और इंसानों में सिर्फ एक घुंघरियाले बालों वाला सर, जो ऊपर की खिड़की से टेक लगाए बाहर झांक रहा था। ये रहा, जो ने सोचा। बेचारा लड़का, ऐसी उदास दोपहर में बिल्कुल अकेला और बीमार, ये तो बड़ी ज्यादती है। मैं बर्फ का गोला उछालती हूँ ताकि वो खिड़की खोले, फिर उससे अच्छी सी बात करती हूँ। जो ने मुट्ठी भर नर्म बर्फ ऊपर उछाली। फौरन ही वो सर हिला और चेहरा जाहिर हुआ, जिस पर चंद लम्हों में उदासी मिट गई। बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जो ने खुशी से गर्दन हिलाई, हंसी और झाड़ू लहवाते हुए आवाज दी, कैसे हो, बीमार हो क्या? लॉरी ने खिड़की खोली और कौवे जैसी भारी आवाज में कहा, अब बेहतर हूँ, शुक्रिया। मुझे सख्त नज़ला था और पूरा हफ्ता कैद रहा।
अफसोस, वक्त कैसे गुजारते हो फिर? कुछ नहीं, यहाँ तो कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। किताबें नहीं पढ़ते? ज्यादा नहीं, मुझे पढ़ने नहीं देते। क्या तुम्हें कोई पढ़कर नहीं सुनाता? दादा कभी कभी पढ़ते हैं, मगर उन्हें मेरी किताबें पसंद नहीं आती और मुझे बार बार ब्रुक से कहना अच्छा नहीं लगता। फिर किसी को बुला लो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कोई ऐसा है ही नहीं जिसे मैं देखना चाहूं। लड़के शोर मचाते हैं और मेरा सर अभी कमजोर है। कोई अच्छी लड़की नहीं जो तुम्हें पढ़कर सुनाए? लड़कियां खामोश रहती हैं और नर्स बनने का शौक भी रखती हैं। ऐसी किसी को नहीं जानता। हमें तो जानते हो ना? जो ने कहना शुरू किया मगर फिर हंस दी और बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। क्या तुम आओगी? लॉरी ने खुशी से कहा। मैं इतनी खामोश और तमीज़दार नहीं, मगर अगर माँ ने इजाज़त दी तो आ जाऊंगी। तुम खिड़की बंद करो और अच्छे बच्चे बनके मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर जो ने झाड़ू कंधे पर रखी और घर की तरफ वापस चल दी, दिल ही दिल में सोचते हुए कि बाकी सब क्या कहेंगे। दूसरी तरफ लॉरी खुशी से फूले न समाया कि आखिर कोई उससे मिलने आ रहा है। वो इधर उधर दौड़ने लगा, तैयारी करने लगा, क्योंकि जैसा कि मिसेस मार्च कहा करती थी, वो छोटे जेंटलमैन की तरह था और मेहमान की इज्जत के लिए उसने अपने घुंघरियाले बाल संवारे, रुखसारों पर ताज़ा रंग मल लिया और कमरा दुरुस्त करने लगा। हालांकि 6 नौकर होने के बावजूद वो कमरा खासा बिखरा हुआ था। कुछ देर बाद घंटी जोर से बजी, फिर एक साफ और पुरएतमाद आवाज़ सुनाई दी जिसने मिस्टर लॉरी को बुलाया। हैरान सा नौकर दौड़ता हुआ ऊपर आया और ऐलान किया कि एक नौजवान खातून आई हैं। ठीक है, ऊपर भेजो। ये मिस जो हैं, लॉरी ने कहा और अपने छोटे से ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ ताकि जो को खुशामदीद कह सके। जो एक हाथ में ढका हुआ बर्तन और दूसरे हाथ में बेथ के 3 बिल्ली के बच्चे लिए गुलाबी गालों और पुरएतमाद अंदाज में अंदर आई। ये मैं आ गई हूँ, अपना साजो सामान समेत, उसने खुशमिजाजी से कहा। माँ ने बहुत सारा प्यार भेजा है और कहा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो खुशी होगी। मैग ने चाहा कि मैं उसकी बनाई हुई ब्लांडमांज ले आऊं। वो बहुत मज़े की बनाती है और बेथ ने सोचा कि उसकी बिल्लियां तुम्हें खुश कर देंगी। मुझे मालूम था कि तुम इन पर हंसोगे, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकी। वो बेचारी इतने बेचैन थी कि तुम्हारे लिए कुछ करे। इत्तेफाक से बेथ का ये तोहफा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को देखकर लॉरी हंस पड़ा, उसकी झिझक दूर हो गई और वो फौरन दोस्ताना मूड में आ गया। ये तो खाने के लिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, लॉरी ने खुश होकर कहा जब जो ने ढक्कन उठाया। अंदर ब्लांडमांज सजी थी, चारों तरफ सब्ज पत्तों की माला और एमी के प्यारे जेरानियम के सुर्ख फूल लगे हुए थे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस सबका दिल चाह रहा था कि अपनी मोहब्बत जाहिर करें। ये नौकरानी को दे दो ताकि वो शाम की चाय के लिए रख दे। ये इतना हल्का है कि तुम आराम से खा सकते हो और तुम्हारे गले को भी नहीं चुभेगा। कितना आरामदेह कमरा है ये। हो सकता है आरामदेह हो अगर साफ सुथरा रखा जाए, लेकिन नौकरानियां सुस्त हैं और मैं उन्हें काबू में नहीं रख सकता। ये बात मुझे परेशान करती है। मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। देखो, बस ये चूल्हा साफ करना है, ऐसे, और ये चीज़ें मेंटल पीस पर सीधी करनी है, ऐसे, और ये किताबें यहाँ रखनी है, शीशियाँ इधर करनी है, ये सोफ़ा रोशनी से हटाकर रखना है और ये तकिए ज़रा फुला देने हैं। हाँ, अब तुम्हारा कमरा तैयार है। और वाकई तैयार हो गया, क्योंकि जो ने हंसते और बातें करते करते पलक झपकने में सब कुछ दुरुस्त कर दिया और कमरे की फिजा ही बदल गई। लॉरी चुपचाप एहतराम से उसे देखता रहा और जब जो ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो इत्मीनान का सांस लेते हुए बैठ गया और शुक्रगुजारी से बोला, तुम कितनी करीम हो। हाँ, यही कमी थी यहाँ। अब बराहे मेहरबानी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे कुछ करने दो ताकि मैं मेहमान को खुश कर सकूं। नहीं, मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ। सुनो, मैं जोर से पढ़कर सुनाऊं? जो ने करीब रखी कुछ किताबों की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखते हुए कहा। शुक्रिया, मैं ये सब पढ़ चुका हूँ और अगर बुरा ना मानो तो बातें करना ज़्यादा पसंद करूँगा, लॉरी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं तो सारा दिन बातें कर सकती हूँ, बस मुझे शुरू करा दो। बेथ तो हमेशा कहती है कि मुझे चुप रहना आता ही नहीं। बेथ वही है ना, गुलाबी गालों वाली, जो ज़्यादातर घर में रहती है और कभी-कभी छोटी सी टोकरी लेकर बाहर जाती है? लॉरी ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, वही बेथ है। वो मेरी सबसे अच्छी बहन है, बिल्कुल फरिश्ते जैसी।
और वो जो खूबसूरत सी है वो मैग है, और घुंघरियाले बाल वाली एमी। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? लॉरी का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने साफ गोई से कहा, देखो, मैं अक्सर तुम सब एक दूसरे को पुकार कर बुलाते सुनता हूँ, और जब मैं यहाँ अकेला होता हूँ तो तुम्हारे घर की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं सकता। तुम लोग हमेशा इतने खुश नजर आते हो। माफ करना अगर मैंने बदतमीजी की, मगर कभी कभी तुम लोग उस खिड़की का पर्दा नीचे करना भूल जाते हो जहाँ फूल रखे होते हैं, और जब चिराग जलते हैं तो तुम्हारा कमरा किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह लगता है। आग जल रही होती है और तुम सब अपनी माँ के साथ मेज के गिर्द बैठे होते हो। उनका चेहरा सीधा सामने होता है और फूलों के पीछे से इतना प्यारा लगता है कि मैं देखे बगैर रह नहीं सकता। तुम्हें पता है ना कि मेरी कोई माँ नहीं है। ये कहकर लॉरी ने आग को छीरा ताकि अपने होठों की हल्की सी कपकपाहट छुपा सके। लॉरी की आंखों में तन्हाई और मोहब्बत की भूख ने जो के गर्म दिल को फौरन छू लिया। जो चूंकि बिल्कुल सादा और साफ दिल की परवरिश पाई थी, उसके दिमाग में कोई फजूल ख्यालात नहीं थे। 15 बरस की उम्र में वो किसी बच्चे की तरह साफगो और मासूम थी। लॉरी बीमार और अकेला था, और जो ने महसूस किया कि वो कितना खुशनसीब है जिसके पास प्यार भरा घर और मोहब्बत करने वाला खानदान है। यही सोचकर उसने दिल से चाहा कि अपनी खुशी का कुछ हिस्सा लॉरी को दे। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर दोस्ताना हो गया, और उसकी तेज आवाज़ नरमी में बदल गई जब उसने कहा, हम अब कभी भी इस खिड़की का पर्दा नहीं गिराएंगे, और मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि जितना चाहो हमें देखो। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम यूं छुप छुप कर देखने के बजाय हमारे पास आओ। माँ बहुत शानदार हैं, वो तुम्हें बहुत खुश कर देंगी, और अगर मैं बेथ से कहूँ तो वो तुम्हें गाना भी सुनाएगी, एमी नाचेगी, मैग और मैं तुम्हें अपने मज़ाहिया थिएटर के सामान दिखाकर हंसाएंगे, और हम सब बहुत मज़े करेंगे। क्या तुम्हारे दादा इजाज़त देंगे? मुझे लगता है कि देंगे, अगर तुम्हारी माँ उनसे कहें तो। वो बहुत मेहरबान हैं, हालांकि लगते नहीं, और मुझे ज़्यादातर अपनी मर्जी करने देते हैं। बस उन्हें डर है कि मैं अजनबी लोगों को परेशान ना करूं। लॉरी ने कहा, और उसका चेहरा और भी रोशन हो गया। हम अजनबी नहीं, हम तो पड़ोसी हैं, और तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम हमें तंग करोगे। हम तुम्हें जानना चाहते हैं, और मैं तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही हूँ। हम यहाँ ज़्यादा अरसे से नहीं रहते, लेकिन तुम्हें छोड़कर हम सब पड़ोसियों को जान चुके हैं। देखो, दादा अपनी किताबों में ही रहते हैं और बाहर की दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करते। मिस्टर ब्रुक जो मेरे उस्ताद हैं वो यहाँ नहीं रहते, और मेरे पास बाहर घूमने के लिए कोई नहीं होता, तो मैं बस घर पर ही रहता हूँ और जितनी गुजर सकती है गुजार लेता हूँ। ये ठीक नहीं, तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए और जहाँ बुलाया जाए वहाँ जाना चाहिए। फिर तुम्हारे बहुत से दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारे पास जाने के लिए अच्छी जगह होंगी। शर्मीला होने की फिक्र मत करो, अगर तुम बाहर जाते रहोगे तो ये आदत खुद खत्म हो जाएगी। लॉरी का चेहरा फिर सुर्ख हो गया, लेकिन वो बुरा नहीं माना कि जो ने उसे शर्मीला कहा, क्योंकि जो की बातों में इतनी नेक नियति थी कि बुरा मानना मुमकिन ही न था। तुम्हें अपना स्कूल पसंद है? लड़के ने मौजू बदलते हुए पूछा, थोड़ी देर बाद जब वो आग को घूर रहा था और जो कमरे के इर्द गिर्द खुशी से देख रही थी। मैं स्कूल नहीं जाती, मैं एक बिजनेसमैन, मेरा मतलब बिजनेस गर्ल हूँ। मैं अपनी बड़ी खाला की खिदमत में जाती हूँ, और वो एक प्यारी मगर चिड़चिड़ी बूढ़ी खातून है, जो ने जवाब दिया। लॉरी ने एक और सवाल करने के लिए मुंह खोला, लेकिन वक्त पर याद आ गया कि ये बदतमीजी है कि किसी के जाती मामलात में ज्यादा झांका जाए। उसने मुंह बंद कर लिया और जरा सा बेचैन नजर आया। जो को उसकी शराफत पसंद आई और उसे अपनी खाला माज पर हंसी आ गई। चुनाचे उसने बड़े मज़ेदार बातों में उस बूढ़ी खाला का नक्शा खींचा, उनके मोटे पूडल कुत्ते, स्पेनिश बोलने वाले तोते और उस कुतुब खाने का जिक्र किया जिसमें जो को घूमने फिरने का मजा आता था। लॉरी ने ये सब बड़ी दिलचस्पी से सुना, और जब जो ने ये किस्सा सुनाया कि एक सख्त मिजाज बुजुर्ग कभी खाला मार्च को शादी का पैगाम देने आए थे और तकरीर के बीच में पॉल तोटे ने उनकी विग खींचकर उतार दी थी, तो लॉरी हंसते हंसते सोफे पर लेट गया और आंखों से आंसू बह निकले। एक नौकरानी ने झांककर देखा कि आखिर माजरा क्या है। ओह, इससे तो मुझे बहुत सुकून मिला, और सुनाओ प्लीज, उसने हंसी से सुर्ख चमकता हुआ चेहरा कुशन से उठाकर कहा। अपनी कामयाबी से खुश होकर जो ने और सुनाया, अपने ड्रामों और पंसूबों के बारे में, अपने बाप के लिए दुआओं और डर के बारे में, और उस नन्ही सी दुनिया के सब दिलचस्प बाकियात सुनाए। फिर बात किताबों पर आ गई, तो जो की खुशी की इंतहा न रही जब उसे मालूम हुआ कि लॉरी को भी किताबें इतनी ही पसंद हैं और वो उससे ज्यादा पढ़ चुका है।
अगर तुम्हें किताबें इतनी पसंद हैं तो आओ नीचे चलकर हमारी देख लो। दादा बाहर गए हैं इसलिए डरने की जरूरत नहीं, लॉरी ने उठते हुए कहा। मैं किसी चीज से नहीं डरती, जो ने गर्दन झटक कर जवाब दिया। मुझे यकीन है तुम वाकई नहीं डरती, लड़के ने खुशी से कहा और जो को बड़ी तारीफ भरी नजरों से देखा। हालांकि दिल में सोचा कि बूढ़े साहब के कुछ मूड्स में वो थोड़ा सा डरने की वजह जरूर पाती थी। घर का पूरा माहौल मौसम गर्मा जैसा खुशगवार था। लॉरी जो को कमरे कमरे लिए फिरने लगा और जो जिस चीज को देखने में दिलचस्पी लेती वो वहीं रुक जाती। आखिरकार वो दोनों कुतुब खाने तक पहुंचे, जहां जो ने खुशी से तालियां बजाई और छलांग लगाई, जैसा कि वो खास तौर पर खुश होने पर करती थी। कमरा बर्फ से किताबों से भरा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें और मुजस्समे लगे हुए थे। छोटी छोटी अलमारियां थीं जिनमें सिक्के और अजीबो-गरीब नवादरात रखे हुए थे। आरामदेह कुर्सियां और अनोखे मेज़ों के साथ साथ सबसे कीमती चीज़ एक बड़ा खुला चूल्हा था, जिसके गिर्द खूबसूरत पुराने तर्ज के टाइल्स लगे हुए थे। कितनी शानो शौकत है, जो ने गहरी वलूर की कुर्सी में धंसकर बैठते हुए और कमरे को बेहद खुशी से देखते हुए कहा। थियोडर लॉरेंस, तुम्हें दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का होना चाहिए, उसने जोर से कहा। आदमी सिर्फ किताबों पर तो नहीं जी सकता, लॉरी ने सर हिलाते हुए अपने सामने मेज पर बैठते हुए कहा। उसके मजीद कुछ कहने से पहले एक घंटी बजी और जो चौंक कर खड़ी हो गई। या अल्लाह, ये तुम्हारे दादा हैं। तो क्या हुआ, तुम तो किसी चीज से नहीं डरती ना, लॉरी ने शरारत से कहा। मेरा ख्याल है कि मैं उनसे थोड़ा सा डरती हूँ, हालांकि वजह समझ नहीं आती। माँ ने कहा था मैं आ सकती हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इससे कोई नुकसान हुआ है, जो ने खुद को संभालते हुए कहा, अगरचे उसकी नजरें दरवाजे पर ही रहीं। मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस डर ये है कि तुम मेरी बातों से बोर ना हो गई हो। ये इतना खुशगवार था कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था रुकूं, लॉरी ने ममनूनियत से कहा। डॉक्टर आपसे मिलने आए हैं सर, नौकरानी ने आकर कहा। क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं 1 मिनट के लिए जाकर मिलाऊं, लॉरी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ झींगर की तरह खुश हूँ, जो ने जवाब दिया। लॉरी बाहर चला गया और जो अपनी मर्जी से इधर उधर देखती रही। वो एक बड़े शानदार पोर्ट्रेट के सामने खड़ी थी जब दरवाज़ा दोबारा खुला और बगैर मोड़कर देखे वो बोली, अब तो मुझे यकीन है कि मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आंखें बहुत मेहरबान लगती हैं। हालांकि उनके होंठ सख्त मालूम होते हैं और लगता है कि उनकी मर्जी बड़ी मजबूत है। वो मेरे दादा जितने खूबसूरत नहीं हैं, मगर मुझे वो पसंद है। शुक्रिया बीबी, पीछे से करखश आवाज आई और जो के लिए ये बड़ी हैरत और परेशानी की बात थी कि बूढ़े लॉरेंस साहब खुद वहां खड़े थे। बेचारी जो इतनी सुर्ख हुई कि मजीद सुर्ख नहीं हो सकती थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो क्या कह चुकी थी। एक लम्हे को उसका जी चाहा कि वहां से भाग जाए, मगर ये बुज़दिली होती और बहनें उस पर हंसेंगी, इसलिए उसने फैसला किया कि यहीं रुककर जैसे भी हो मामला संभाले। दोबारा नजर डालने पर उसे लगा कि उनकी जिंदा आंखें पेंटिंग से भी ज्यादा मेहरबान हैं और उनमें हल्की सी शरारती चमक है, जिससे उसका खौफ काफी कम हो गया। बूढ़े साहब की करखश आवाज मजीद करखश हो गई जब उन्होंने जरा तवक्कुफ के बाद अचानक कहा, तो तुम मुझसे नहीं डरती, हाँ? ज्यादा नहीं जनाब। और तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे दादा जितना खूबसूरत नहीं हूँ? बिल्कुल वैसा नहीं जनाब। और तुम समझती हो कि मेरी मर्जी बहुत जबरदस्त है? मैंने सिर्फ कहा था कि ऐसा मुझे लगता है। लेकिन तुम्हें मैं फिर भी अच्छा लगता हूँ? जी हाँ, मुझे आप पसंद है जनाब। ये जवाब बूढ़े साहब को बहुत भारा। वो हल्के से हंसे, जो से मुसाफहा किया और अपनी उंगली उसके ठोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर किया, गौर से देखा और फिर सर हिलाकर कहा, तुम में तुम्हारे दादा का हौसला जरूर है, चाहे चेहरा ना हो। वो एक बेहतरीन आदमी थे मेरी बच्ची, और इससे भी बेहतर बात ये कि वो बहादुर और ईमानदार आदमी थे और मुझे उनका दोस्त होने पर फख्र था। शुक्रिया जनाब। और जो अब बिल्कुल पुरसकून हो गई, क्योंकि ये उसकी तबीयत के बिल्कुल मुताबिक था। अगला सवाल कुछ तेजी से किया गया। इस लड़के के साथ तुमने क्या किया है? बस हम सायेदारी निभाने की कोशिश कर रही थी जनाब। और जो ने बताया कि वो वहाँ कैसे आई। तुम्हें लगता है कि उसे थोड़ा खुश करने की जरूरत है? जी हाँ जनाब, वो कुछ तन्हा लगता है और शायद हम जैसे नौजवान लोग उसके लिए अच्छे हों। हम तो बस लड़कियां हैं, लेकिन अगर मदद कर सके तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम वो शानदार क्रिसमस तोहफा नहीं भूल सकते जो आपने हमें भेजा था, जो ने जोश से कहा। अरे अरे, वो तो लड़के का ख्याल था, वो बेचारी औरत कैसी है? बिल्कुल ठीक हो रही हैं जनाब। और जो तेजी से बोलती गई, हमल्स के बारे में सब कुछ बताती गई।
जिनमें उसकी माँ ने अपने से ज्यादा अमीर दोस्तों को दिलचस्पी दिलवाई थी। बिल्कुल उसके पिताजी जैसे भलाई करने का अंदाज है। मैं किसी दिन तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा, उसे बता देना। ये चाय की घंटी है, हम लड़के के लिए जल्दी चाय लेते हैं। नीचे आओ और हमसायदारी जारी रखो। अगर आप मुझे बुलाना चाहें सर। तुम्हें ना बुलाता अगर नहीं चाहता। और मिस्टर लॉरेंस ने पुरानी शायस्तगी के साथ जो को अपना बाजू अपना दिया। मैग इस पर क्या कहेगी, जो ने सोचा जब वो उनके साथ चलती गई, और आंखों में शरारत थी कि घर जाकर ये किस्सा कैसे सुनाएगी। ओहो, ये लड़का किस हाल में है, बूढ़े साहब ने कहा जब लॉरी दौड़ता हुआ नीचे आया और ये हैरानकुन मंजर देखकर ठिठक गया कि जो उनके मशहूर सख्तगीर दादा के साथ बाजू में बाजू डाले खड़ी है। मुझे मालूम नहीं था कि आप आ गए हैं सर, उसने कहा, और जो ने उसे फातिहाना नजरों से देखा। ये तो साफ जाहिर है तुम्हारे नीचे दौड़ने के अंदाज से। आओ चाय पियो और शरीफ आदमी की तरह बर्ताव करो। और लड़के के बाल खींचकर प्यार करते हुए मिस्टर लॉरेंस आगे बढ़ गए, जबकि लॉरी उनके पीछे पीछे मजाहिया हरकतें करने लगा, जिससे जो की हंसी छूटते छूटते रह गई। बूढ़े साहब ने ज्यादा बात नहीं की जब वो चाय पी रहे थे, लेकिन वो नौजवानों को देखते रहे जो थोड़ी ही देर में पुराने दोस्तों की तरह गपशप करने लगे, और अपने पोते में ये खुशगवार तब्दीली उनसे छुपी नहीं गई। अब उसके चेहरे पर रौनक थी, अंदाज में जोश था, और कहकहे में सच्ची खुशी थी। ये ठीक कहती है, लड़का वाकई तन्हा है। देखता हूँ ये छोटी लड़कियां इसके लिए क्या कर सकती हैं, मिस्टर लॉरेंस ने सोचा। उन्हें जो पसंद आई, क्योंकि उसका सीधा सादा और बेतकल्लफ अंदाज उनके मिजाज के मुताबिक था, और लगता था कि वो उसे लड़के की तरह समझती है जैसे खुद कोई लड़का हो। अगर लॉरेंस परिवार वैसा होता जैसे जो कहती थी, कड़वाहट और सख्तगिरी वाला, तो जो बिल्कुल घुल मिल ना पाती, क्योंकि ऐसे लोग उसे शर्मीला और बेढंगा बना देते। मगर जब उसे वो आज़ाद और खुशगवार लगे तो वो भी वैसी ही हो गई और अच्छा तासुर छोड़ा। जब सब उठे तो जो ने जाने की बात की, मगर लॉरी ने कहा कि उसके पास कुछ और दिखाने को है, और उसे कंजर्वेटरी में ले गया, जिसे खास उसके लिए रोशन किया गया था। ये जो को बिल्कुल परियों की दुनिया जैसा लगा। जब वो राहों ऊपर नीचे गई, दोनों तरफ खुलती हुई दीवारों को देखती हुई, नर्म रोशनी, नमी भरी खुशबूदार हवा और शानदार बेलों और दरख्तों को सराहती रही जो उसके ऊपर झुके थे। इस दौरान उसका नया दोस्त सबसे खूबसूरत फूल तोड़ता रहा, यहाँ तक कि उसके हाथ भर गए। फिर उसने उन्हें बांधकर कहा। वो खुशी भरी नज़र के साथ जो को बहुत पसंद आई। बराहे करम ये अपनी माँ को दे देना और कहना कि मुझे वो दवा बहुत पसंद आई जो उन्होंने भेजी थी। वो लोग बड़े ड्राइंग रूम में पहुंचे तो मिस्टर लॉरेंस को आग के सामने खड़ा पाया, लेकिन जो की सारी तवज्जो कमरे में रखे एक शानदार पियानो ने अपनी तरफ खींच ली, जो खुला हुआ था। क्या तुम बजाते हो? उसने एहतराम से लारी की तरफ देखते हुए पूछा। कभी कभी, लारी ने आजिज़ी से जवाब दिया। अभी सुनाओ ना, ताकि मैं बेथ को बता सकूं। पहले तुम क्यों नहीं बजाती? मुझे बजाना आता ही नहीं, इतनी बेवकूफ़ हूँ कि सीख न सकी, लेकिन मौसीकी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। चुनाचे लारी ने बजाया और जो ने सुना, नाक खुशबूदार हेलियोट्रोप और चाय के गुलाबों में दबाए हुए। इसकी इज्जत और पसंदगी लॉरेंस के लड़के के लिए और बढ़ गई, क्योंकि वो नहायत खूबसूरती से बजाता था और राउनत नहीं दिखाता था। जो को ख्वाहिश हुई कि बेथ भी इसे सुन पाती, मगर उसने कहा नहीं। बस इतनी तारीफ की कि लारी झेंप गया और उसके दादा ने आकर उसे बचाया। बस इतना काफ़ी है बेटी, ज़्यादा तारीफ बच्चे को ख़राब कर देती है। इसकी मौसीकी बुरी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ज़्यादा अहम कामों में भी इतना ही अच्छा करेगा। जा रही हो? अच्छा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिर आओगी। अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। शुबह खैर डॉक्टर जो। उन्होंने बड़ी नरमी से हाथ मिलाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ उनके दिल को नहीं भाया। जब वो हॉल में पहुंचे तो जो ने लॉरी से पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। उसने सर हिलाया। नहीं, ये मेरी बात है। वो मुझे पियानो बजाते सुनना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं? कभी बताऊंगा। जॉन तुम्हारे साथ जा रहा है क्योंकि मैं नहीं जा सकता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई नाजुक लड़की नहीं, और ये सिर्फ चंद कदम है। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, लेकिन उम्मीद है तुम फिर आओगी। अगर तुम वादा करो कि सेहतयाब होने के बाद हमारे यहाँ आओगे। ज़रूर। शुबह खैर लारी। शुबह खैर जो। शुबह खैर। जब पूरे दिन की मुहिम जोई सबको सुना दी गई तो घर के सब लोग दिल ही दिल में दूसरे दिन वहां जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हर एक को उस बड़ी हवेली में कुछ न कुछ अपनी तरफ खींचने वाला लगा। मिसेस मार्च अपने वालिद के बारे में बात करने को बेताब थीं। मैग को कंजर्वेटरी में सैर करने की तमन्ना थी। बेथ को उस शानदार पियानो की आरजू थी, और एमी खूबसूरत तस्वीरें और मुजस्समे देखने के लिए बेचैन थी। अम्मी, मिस्टर लॉरेंस को लारी का बजाना क्यों नागवार गुजरता है? जो ने पूछा, जो हमेशा जानने के लिए बेचैन रहती थी।
मैं पक्की तरह तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसलिए है कि उनका बेटा यानी लारी का बाप एक इतालवी औरत से ब्याह रचा बैठा था जो मौसीकार थी। ये बात उस गुरूर भरे बूढ़े को नागवार गुजरी। वो औरत नेक, खूबसूरत और काबिल थी, मगर उससे पसंद नहीं करते थे और अपने बेटे को शादी के बाद कभी न देखा। जब वो दोनों मर गए तो लारी बिल्कुल बच्चा था और दादा ने उसे घर ले आया। मेरा ख्याल है कि लड़का जो इटली में पैदा हुआ ज्यादा मजबूत नहीं और बूढ़े को डर है कि कहीं उसे खो ना दे, इसलिए इतना ख्याल रखते हैं। लारी को फितरी तौर पर मौसीकी से मोहब्बत है क्योंकि वो अपनी माँ पर गया है, और मेरा गुमान है कि दादा को डर है कि कहीं वो मौसीकार न बनने लगे। बहरहाल उसकी महारत उन्हें उस औरत की याद दिलाती है जिसे वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए जैसा तुमने कहा था वो तुम पर घूर रहे थे। ओह, कितना रुमानी किस्सा है, मैग ने कहा। कितनी हमाकत है, जो ने कहा। अगर वो मौसीकार बनना चाहता है तो बनने दो और उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो उसे जबरदस्ती कॉलेज भेजकर, जब उसे जाना ही पसंद नहीं। तुम्हें क्या मालूम उसकी आंखों और आदाब के बारे में? तुमने तो उससे ढंग से बात ही नहीं की, जो ने सरह भी जंजपाती ना होते हुए कहा। मैंने उसे पार्टी में देखा था और तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो आदाब जानता है। माँ की भेजी हुई दवा के बारे में उसका जुमला कितना अच्छा था। मेरा ख्याल है उसका मतलब वो दूध का हलवा था। कितनी बेवकूफ़ हो तुम, वो तुम्हारा मतलब था, जाहिर है। वाकई, जो ने आंखें फैलाकर कहा, जैसे उसे ये पहली बार ख्याल आया हो। मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें तारीफ सुनकर भी पता नहीं चलता कि कोई तारीफ कर रहा है, मैग ने कहा, जैसे वो सब कुछ जानती हो। मेरा ख्याल है ये सब फजूल बातें हैं और बेहतर होगा कि ऐसी बेवकूफ़ी मत करो और मेरा मज़ा ख़राब मत करो। लारी एक अच्छा लड़का है और मुझे पसंद है, और मैं कोई रुमानी बकवास नहीं सुनना चाहती। हम सब उसके साथ अच्छे रहेंगे क्योंकि उसकी माँ नहीं है और वो हमारे पास आ सकता है ना मामी? हाँ जो, तुम्हारा छोटा दोस्त बहुत खुश आमदीद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैग याद रखेगी कि बच्चों को जितना मुमकिन हो बच्चे रहने देना चाहिए। मैं अपने आप को बच्चा नहीं कहती और अभी अपनी टीनेज में भी नहीं हूँ, एमी ने कहा। बेथ, तुम क्या कहती हो? मैं तो हमारे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में सोच रही थी, बेथ ने कहा, जिसने एक लफ्ज़ नहीं सुना था। हम किस तरह दलदल से निकले और छोटे दरवाजे से गुजरे क्योंकि हमने नेक बनने का इरादा किया, और खड़ी पहाड़ी चढ़े क्योंकि हमने कोशिश की, और शायद वो हवेली जो वहाँ है शानदार चीज़ों से भरी हुई, हमारा पैलेस ब्यूटीफुल होने वाली है। हमें पहले शेरों के पास से गुजरना होगा, जो ने कहा, जैसे उसे ये मरहला काफ़ी दिलचस्प लगता था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।